ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, कार्यरत मुंबई की पूरी टीम, उन सभी को हृदय वंदन, आदरणीय शरद जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय रमेश जी, संजय जी, अमृता जी और आप सभी कार्यकर्ता, सब टीचर्स, आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम। हम सभी ने देखा पूरी जो भी हम योग साधना कर रहे हैं, योग साधना में अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, 8 प्राणायाम, ये जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, उन सभी क्रिया का आखिरी उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है। कल बताया था मैंने, पाचन, शोषण और विसर्जन। कौन सा उद्देश्य है? सभी पूरी योग शास्त्र में, योग साधना में जो भी हम अनेकों प्रकार की क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, उन सभी का एक ही नहीं, कहीं जरूरी नहीं है। आप खाली ध्यान से सुनो और बोलो, तब आपके ध्यान में आएगा। जो भी योग साधना में हम लोग क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, योग प्राणायाम करने का आखिरी लक्ष्य कौन सा है? पाचन, बोलो, पाचन, शोषण, विसर्जन। पाचन होने से हम जो भी दाल रोटी खा रहे, साधारण से साधारण आहार हम जो भी खा रहे, उसका सही ढंग से पाचन होगा। अगर अपना पेट का कार्य सही है, पेट का कार्य अगर सही है, तो हम जो भी आहार लिया है उसका पाचन सही ढंग से होगा और आवश्यक पोषक तत्व उसके द्वारा निर्माण होंगे पाचन से। फिर उसका अपनी आंतों द्वारा शोषण होगा। जो पोषक तत्व निर्माण हुए पाचन के द्वारा, उन पोषक तत्वों का शोषण होगा अपनी आंतों के द्वारा। और जब शोषण सही ढंग से होगा तब मल बराबर बनेगा, और मल बराबर बनेगा तो उसका विसर्जन भी सही होगा। मतलब उसे लिए प्रेशर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मल बराबर बनता है, मतलब छिलका निकाला हुआ केला कैसा होता है, ऐसा मल बनना चाहिए। छिलका निकाले हुआ केला जैसा होता है, वो मल वैसा बनना चाहिए। वो कब बनेगा? जब हमारा पेट के सभी अंगों का कार्य सही रहेगा। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और ये सभी पूरे पेट जो है ना, पेट के सभी अंगों का कार्य अगर सही होगा और तो पाचन सही होगा। और पाचन अगर सही होगा तो जो पोषक तत्व निर्माण होंगे, उन पोषक तत्वों को शोषण किया जाएगा। किनके द्वारा शोषण होता है? अपनी आंतों द्वारा। किनके द्वारा शोषण होता है? आंतों द्वारा शोषण होता है। और जब शोषण सही होगा, शोषण सही कब होगा? जब हमारी आंतें सही है, आंतें सही काम कर रही है तो शोषण भी होगा। और शोषण सही होगा तो मल बराबर बनेगा। और मल बराबर बनेगा मतलब छिलका निकाले हुए केले जैसा, तो उसे मतलब विसर्जन होने के लिए समय नहीं लगेगा। 1 मिनट। टॉयलेट में कितना मिनट लगना चाहिए? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तब समझ लेना कि अपना पेट सही काम कर रहा है। पेट सही काम कर रहा है तब समझना, जब हमें टॉयलेट में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। तो पाचन, शोषण और विसर्जन, यही हमारा लक्ष्य है। पूरी योग साधना का लक्ष्य क्या है? जोर से आवाज आना चाहिए। पाचन, शोषण और विसर्जन अगर ये सही हो रहा है तो संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है।
शरीर में कोई भी विजातीय तत्व रहेंगे नहीं और शरीर के जो भी अंग कार्यरत है, हार्ट और लंग्स हैं, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनके अंदर मल जमा नहीं रहेगा, कार्बन जमा नहीं रहेगा। तो उनका कार्य, उनके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। जैसे देखो, चाय हम छन्नी से गालते हैं ना, चाय गालते हैं, सबको पता है ना। तो चाय के वो ऊपर क्या रहता है? पत्ती रहती है कि नहीं ऊपर, और पीने के लिए जो चाय नीचे आ जाता है। वैसे मतलब जो उपयोगी नहीं है वो ऊपर रह जाता है। तो ऐसे ही हमारा पाचन अगर सही होता है तो विजातीय तत्व अपने एक एक अंग के अंदर, जब सर्कुलेशन सही रहेगा तो विजातीय तत्व रहेंगे नहीं। अगर गलत खान पान होगा जो इनडाइजेस्टिबल है, जो डाइजेस्ट होने वाला नहीं, आजकल खाते हैं ना पिज्जा, बर्गर, ये कुरकुरे फुरकुरे खाते हैं ना, नमकीन वाले सब खाते हैं, तो उसमें कई सारी गलत पदार्थ होते हैं, वो उनका डाइजेशन नहीं होता है। ये ऐसे पदार्थ खाने वाले के एक एक अंग में, छन्नी में जैसा ऊपर चाय पत्ती रहती है, ऐसे ये पदार्थ जो है डाइजेस्ट ना होने वाले, वो अपने एक एक अंग के अंदर जाम हो जाते हैं। वो बाहर सर्कुलेट नहीं होते, ऊपर वैसे ही रहते, और एक एक अंग हमारा जाम हो जाता है, एक एक अंग जाम हो जाता है। और फिर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने के कारण वहाँ पर जैसे भगवान ने निर्धारित कार्य दिया है वो कार्य नहीं होता है, एक एक अंग का कार्य में बिगाड़ आ जाता है। इसके लिए हमने आहार भी वही लेना चाहिए जो हमारे लिए निर्धारित किया है भगवान ने। गलत आहार लेने के कारण ही बिगाड़ हो जाता है। तो सही आहार है और हमारा पेट का कार्य सही है, तो पेट के कार्य के लिए आप कपालभाति कर रहे हैं ना, पेट का कार्य सही होना चाहिए। तो पाचन, शोषण और विसर्जन अगर सही हो रहा है तो हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व आएंगे नहीं, जमा नहीं रहेंगे, उनको भी बाहर निकाला जाएगा और संपूर्ण शरीर की शुद्धि रहेगी। जब शरीर की संपूर्ण शुद्धि रहेगी तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारी सबसे प्रमुख जरूरत क्या है? ऑक्सीजन। हमारी पूरे जीव, जितने भी जीव है धरती पर, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनकी पहली प्रमुख रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन है कि नहीं? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हमारी। तो ये ऑक्सीजन शरीर में, नाक से तो हमने लंग्स में लिया, लेकिन उनका शोषण कौन करेगा? शरीर में कल बताया था, शोषण कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। कौन करेगा? हीमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसी में है कि नहीं? आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन अगर स्ट्रांग है तो ऑक्सीजन बराबर शोषित होगा और पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई मिलेगा। और एक एक सेल का कार्य भगवान की योजना अनुसार होगा, उसमें गलत कार्य होने की संभावना ही नहीं है। कार्य जैसे भगवान ने प्रोग्राम किया है, आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है, तो आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स पर्याप्त बनेंगे। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स पर्याप्त बनेंगे तो आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। कान में सुनने के हार्मोन्स बनेंगे तो सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी, कान की मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कब होगा? जब हमारी एक एक सेल को ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगा, एक एक सेल को ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगा, तब हमारे एक एक अंग का कार्य भगवान ने प्रोग्राम किया है उसी के अनुसार होगा। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और कार्य सुचारू रूप से होगा, किसी भी अंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो अपनी सबसे प्रमुख रिक्वायरमेंट क्या है?
तो तुरंत भूल जाते हैं। सभी जीवों की, सभी वनस्पतियों की प्रमुख रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है। आप नाक और मुंह बंद के रखो, कितना समय रुकेंगे? तो हर बार उसको ध्यान रखना है कि हमारी, चाहे मानव हो, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी वनस्पति हो, उसकी प्रमुख रिक्वायरमेंट क्या है? तो जोर से बोलना चाहिए ना, आप बार बार भूल जाते हैं। प्रमुख रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन अगर अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होगा तो अपने पूरे शरीर के अलग अलग अंगों में पर्याप्त हार्मोन्स की निर्मित होगी। अपना शरीर चलता है हार्मोन्स पर। अपना शरीर किस पर चलता है? हार्मोन्स पर चलता है। अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, उसके ऊपर हमारे शरीर का कार्य चलता है। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनते हैं, कान में सुनने के हार्मोन्स बनते हैं, कल बताया था। जीवा में टेस्ट लेने के हार्मोन्स बनते हैं। अगर ये हार्मोन्स बराबर बनेंगे तो टेस्ट का पता होगा ना, कोई भी चीज हमने जीवा पर रखी तो उसकी टेस्ट कैसी है पता चलेगा। तो जीवा, ये टंग सेल क्या बनाएंगे टेस्ट लेने के हार्मोन्स बनाएंगे। ऐसे पूरा शरीर, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, स्किन, ये स्किन भी, स्किन सही ढंग से स्किन का विकास हो, इसलिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए वही हार्मोन्स बनेंगे। हड्डियों में, बोन सेल में बोन्स, हड्डियां सही ढंग से उसका विकास हो, इसके लिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए वही हार्मोन्स बनेंगे। कुल मिलाकर पूरा शरीर हमारा किस पर चल रहा है? हार्मोन्स पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? हार्मोन्स पर चल रहा है। अगर आपको किसी अंग में कोई गड़बड़ी आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि आपके इस अंग में हार्मोन्स की पूर्ति नहीं हो रही है, हार्मोन्स जितने चाहिए उतने बन नहीं रहे, तो उस हार्मोन्स की पूर्ति के लिए मैं बाहर से दवा दे रहा हूं, बाहर से कोई सपोर्ट दे रहा हूं, तो हार्मोन्स की पूर्ति होगी, अंग का कार्य बराबर चलेगा। बराबर देता है कि नहीं? गोली, टैबलेट, इंजेक्शन देता है या लिक्विड देता है, तो बाहर से सपोर्ट देने से हार्मोन्स की पूर्ति होती है, और जो अंग बिगाड़ हुआ है, जिसमें बीमारी आ रही है, वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो समझ में आया कि हमारा शरीर की प्रमुख रिक्वायरमेंट तो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन आने के बाद निर्माण क्या होता है? हार्मोन्स निर्मित होती है। क्या निर्माण होता है? हार्मोन्स निर्मित होती है। अलग अलग अंग के लिए अलग अलग हार्मोन्स है, सबके लिए एक ही प्रकार के हार्मोन्स नहीं है। या आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स है, कान में सुनने के हार्मोन्स है, जीवा में टंग टेस्ट लेने के हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स निर्मित की फैक्ट्री है कि ना? अपना शरीर हार्मोन्स निर्मित की फैक्ट्री है। अब इसी हार्मोन्स की कमी के लिए बाहर से सपोर्ट लेते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? औषधि। हार्मोन्स की कमी पूरी करने के लिए बाहर से सपोर्ट देता है डॉक्टर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? औषधि। क्या बोलते हैं? औषधि। और अंदर निर्माण होता है तब हार्मोन्स, बाहर से सपोर्ट देते हैं तो औषधि। तो माने औषधि और हार्मोन्स एक ही है कि नहीं? अंदर निर्माण होता है, अपने आप निर्माण होता है, तो उसको हार्मोन्स बोलते हैं, और उसकी पूर्ति करने के लिए बाहर से लेते हैं तो उसको बोलते हैं औषधि। तो ये औषधि की फैक्ट्री है कि नहीं? पूरी अपना शरीर औषधि की फैक्ट्री है कि नहीं? लेकिन वो फैक्ट्री चलने के लिए, फैक्ट्री सही ढंग से हार्मोन्स निर्मित करते रहने के लिए प्रमुख रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। कौन सी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन बराबर शरीर में आएगा तो हार्मोन्स की निर्मित बराबर होती रहेगी। अब बाहर जितनी भी वनस्पतियां हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के औषधि गुण आते हैं कि नहीं वनस्पति में? हर एक वनस्पति में अलग प्रकार के औषधि गुण हैं। हर एक अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां हैं
उसके अंदर अनेक प्रकार के औषधि गुण है। तो ये औषधि गुण का निर्माता कौन है? ऑक्सीजन है। सभी जीवों के लिए, सभी वनस्पति के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। और अलग वनस्पति के लिए अभी देखो नींबू है, नींबू के अंदर कौन से विटामिन बनते हैं? सबको पता है ना, विटामिन सी। पपीता है तो कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए। पपीता में कौन सा विटामिन बनता है? तो सारी वनस्पति में अलग अलग प्रकार के औषधि गुण जो निर्माण हो रहे, उसका निर्माता कौन है? ऑक्सीजन। जोर से बोला करो, इसलिए आपको ध्यान नहीं आता है। सभी वनस्पति के अंदर जो औषधि गुण आते हैं उसका निर्माता ऑक्सीजन है, बराबर। तो दुनिया भर की अपने अपने शरीर में दुनिया भर की बीमारी है, अलग अलग अंगों की अनेक प्रकार की बीमारी है। तो उसके लिए डॉक्टर अनेक प्रकार की औषधि देते कि नहीं? औषधि देते कि नहीं? और उन औषधि का निर्माता कौन है? ऑक्सीजन। तुरंत भूल जाते हैं, सभी औषधियों का निर्माता कौन है? तो हमारे शरीर के अनेक प्रकार की बीमारी के लिए अनेक प्रकार की औषधि लेने के बजाय औषधि का निर्माता ही ले लो। आ रहा है कि नहीं समझ में? सारी वनस्पति के अंदर जो औषधि गुण का निर्माता अगर ऑक्सीजन है, तो दुनिया भर की औषधि शरीर में भरने के बजाय औषधि का निर्माता ही ले लो। तो औषधि का निर्माता अगर हमारे शरीर में पर्याप्त है तो हमारे शरीर में हार्मोन्स की निर्मित बराबर होगी और हमें बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में पर्याप्त है तो बाहर अनेकों वनस्पति में जैसे अलग अलग प्रकार की औषधि की निर्माण होता है, वैसे हमारे शरीर में भी वही शरीर में निर्माण होता है तो उसको हार्मोन्स बोलते हैं, और बाहर निर्माण होता है तो औषधि बोलते हैं। तो ये निर्माता ही अगर हमारे शरीर में पर्याप्त हो तो हमारे शरीर में हार्मोन्स निर्मित बराबर होगी, हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये बराबर समझ में आएगा क्या? पूरा समझ में आया? औषधि का निर्माता कौन है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में ले। मुझे अगर कोई पूछेगा कि भाई पोपटराव आपका आरोग्य तो अच्छा है, तो ये आरोग्य का क्या बोलते हैं उसको? राज क्या है? आपके आरोग्य का राज क्या है? क्या खाते हैं? तो मैं क्या बोलूंगा? हवा खाता हूं। क्या खाते हैं? हवा खाता हूं। तो ये हवा मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त शरीर में है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने वाला कौन है शरीर में? हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो पर्याप्त ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा और पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स को देगा, और एक एक सेल के अंदर एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर उस सेल की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, और जिस प्रकार के हार्मोन्स निर्मित का प्रोग्राम किया है वो हार्मोन्स निर्मित होगी, और अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। क्या होगा? हार्मोनल बैलेंस। कहीं भी कोई हार्मोन्स की कमी नहीं होगी, और हार्मोनल बैलेंस आने के कारण अपने शरीर में किसी अंग में कोई डिसऑर्डर, कोई बीमारी, कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। और यही तो इसका जो निर्माता है ऑक्सीजन, उसे हमें ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में प्रवाहित करने के लिए हमें योग की अलग अलग प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो सभी के सभी नहीं करनी है। आप अभी शिक्षक बनते हैं तो आपको पूरा आना चाहिए, सभी के सभी क्रिया आनी चाहिए शिक्षक को। लेकिन जब साधक को हम सिखाएंगे तो उनके जरूरत के हिसाब से 2-4 क्रियाएं बतानी है, पूरा के पूरा नहीं बताना है। वो साधक कैसा है? युवा है तो युवा वाली क्रिया बतानी है, मध्यम है तो मध्यम वाली क्रिया, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग वाली क्रिया बतानी है। अभी बुजुर्ग है, आप योगिक जॉगिंग करना लगेंगे तो वो भाग जाएगा। युवा है, बुजुर्ग है, 60 साल के ऊपर है, 75 के ऊपर है,
और उसको आप योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार कराने के लिए बोलेंगे तो उनके घुटने पहले से दर्द हो रहा है तो घुटने और ज्यादा दर्द करेंगे। तो उनको योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार ऐसी क्रिया नहीं करानी है। उनको बैठकर, कल जैसे अपन बताए ना सूक्ष्म व्यायाम, बैठकर पेट पर लेटकर पीठ पर लेटकर जो आसन है वो आसन कराने हैं। तो शिक्षक ने ध्यान रखना है कि हमने अपने सामने कैसे साधक है उसके अनुसार सिखाना है। युवा है तो युवा को आप सूक्ष्म व्यायाम सिखाना शुरू करेंगे तो वो भी रहेंगे नहीं, उनको फास्ट चाहिए। योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार फास्ट वाला व्यायाम चाहिए युवा को। तो इस प्रकार से हमें अपने दिमाग में निश्चित करना है कि हमें सिखाया तो भरपूर है, अनेक प्रकार की क्रिया सिखाई है, लेकिन उसमें से सामने साधक कौन से हैं, किस प्रकार के साधक है, उनको वही सिखाना है जो वो कर सकते हैं। अभी भारी भरकम पेट वाला आदमी है, भारी भरकम पेट वाला है, बहुत वजन वाला आदमी है, तो उसको आप कपालभाति बोलेंगे तो कपालभाति होगा क्या उससे? पेट हिलेगा ही नहीं। इतना भारी भरकम पेट है तो पेट हिलेगा कैसे कपालभाति को? तो कपालभाति, बड़ा पेट है तो वो कपालभाति नहीं कर सकता है। तो उसको मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन ये क्रिया करवानी है, क्योंकि हमें लोगों को आरोग्य संपन्न बनाना है। तो उनके हिसाब से योग की क्रिया देनी है, ना कि पूरा योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक हमारा जो क्लास चलता है उसमें ऐसा ही होता है। सभी के सभी क्रिया लेते हैं, योगिक जॉगिंग लेते हैं, सूर्य नमस्कार लेते हैं, फिर 12 आसन लेते हैं। ये सभी के सभी क्रिया हर समय नहीं लेनी है, मर्यादित क्रिया लेनी है। तो एक एक क्रिया में थोड़ा ज्यादा समय देना है, इतना ही। तो अभी हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन के लिए हमने कल क्या देखा? हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम देखे, उसके द्वारा होता है। अब दूसरा जो पैकेज है प्राणायाम का, 8 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गित, ये हम 8 प्राणायाम अगर नियमित करेंगे तो भी हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। तो इसके लिए आज हम करेंगे 8 प्राणायाम का अभ्यास। तो पहला प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा है? भस्त्रिका प्राणायाम। देखो, भस्त्रिका प्राणायाम खाली नाक से लंबा सांस लेना है और लंबा सांस छोड़ना है। कितनी सिंपल क्रिया है, डीप ब्रीदिंग बोलते हैं उसको। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। इसमें कोई कठिन नहीं है, जितना लंबा सांस भर सकते हैं उतना भरना है, जितना लंबा छोड़ते हैं उतना छोड़ना है। योग साधना खाली पेट करनी है, ये तो सब बार बार बताया जाता है। योग साधना खाली पेट करनी है, ध्यान रहे। 4 या 5 घंटे के बाद खाली पेट योग साधना करनी है। लेकिन कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया ऐसी है कि वो आप कभी भी कर सकते हैं। अब भस्त्रिका अपन दिन रात करना ही पड़ता है। भस्त्रिका आप दिन रात सांस ले रहे कि नहीं? सांस ले रहे, छोड़ रहे कि बंद रखते हैं? कभी खाना खाते समय बंद रखते हैं? खाना खा रहे अभी यो तो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करने का है। भस्त्रिका प्राणायाम मैंने सांस लेना और छोड़ना। तो अपने योग में खाली लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। तो खाना खाते समय भी जब कर रहे, बाकी समय भी कर रहे, तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए खान पान की कोई कंडीशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो दिन भर याद आए तो भी आप भस्त्रिका कर सकते हैं। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। तो आज हम 3 मिनट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, और मन में एक चिंतन, पवित्र चिंतन रखना है। हे प्रभु, तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, ऐसा मन में चिंतन रखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 3 मिनट के लिए हम करेंगे, पूरा शांति से 3 मिनट के लिए शुरू करेंगे। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है।
मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ 3 से 5 मिनट करना है। क्रिया साधारण है लेकिन असाधारण लाभ है, क्योंकि हमारी प्रमुख रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। हमारी प्रमुख रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन ही ले रहे, इसलिए लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। रोजाना 3 से 5 मिनट करना है। इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा वायु हमारे लंग्स में आएगा। लंग्स में 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वायु हम ले पाएंगे और वो ज्यादा वायु में से ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब होगा और पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और हमारी एक एक सेल एनर्जाइज होगी। अब एनर्जाइज हो रही है आप जब लंबा सांस ले रहे हैं। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करना है। जो आज हमारी समस्त 37 ट्रिलियन सेल्स कैरेक्टरलेस है, तो उनको अपने कैरेक्टर में लेके आना है और इसके लिए करना है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। तीन से 5 मिनट रोज करना है भस्त्रिका प्राणायाम। 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। हमारी शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। एक एक सेल एनर्जाइज होगी, शक्तिशाली बनेगी, तो उनके अंदर जो प्रोग्राम किया है भगवान ने, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी और आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित होती रहेगी। आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित होती रहेगी, तो हमें बाहर से हार्मोन्स पूर्ति के लिए दवा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। रुकेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम ध्यान में आया सबको? फायदा समझ गया? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में जाए, इसके लिए हमें ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है 3 से 5 मिनट रोजाना। अब इसके बाद दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। ध्यान से सुनो। कपाल माने फोरहेड, कपाल माने फोरहेड, और भाती माने चमकाना। भाती माने चमकाना। कोई कोई कपाल भारती बोलते हैं। कपाल भारती का कोई मतलब नहीं है। कौन सा शब्द है? कपाल भाती। कपाल माने फोरहेड और भाती माने चमकाना, मतलब चेहरे पर चमक लाना। क्या अर्थ क्या है? चेहरे पर चमक लाना। अभी चेहरे पर चमक कब आएगी? जब शरीर में, पूरे शरीर में, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कोई दुख दर्द नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, तब चेहरे पर मुस्कान रहेगी ना। चेहरा हंसमुख चेहरा रहेगा, चेहरे पर प्रसन्न भाव रहेगा, चेहरे पर चमक रहेगी। कब रहेगी? जब शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कोई पेनिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तब हमारे चेहरे पर प्रसन्न भाव रहेगा, माने चेहरा चमकीला रहेगा। बरोबर? तो ये कपालभाति द्वारा हमारे शरीर की सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक सारी बीमारियों का नाश करते हुए चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया। अर्थ समझ गया? कपालभाति। कपालभाति का मतलब क्या है? सारे शरीर में जो भी समस्या है, जो भी डिसऑर्डर है, जो भी दुख दर्द है, उसका नाश करते हुए चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया, उसका नाम क्या है? जोर से आना चाहिए। कपालभाति।
तो चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया, चमक तब आएगी जब हमारे पूरे शरीर में कहीं भी दुख दर्द नहीं है, तब चेहरा प्रसन्न रहेगा। आपके अंगूठे में जख्म है, अंगूठे में जख्म है, दर्द हो रहा है, तो आपका चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी क्या? मुरझा हुआ रहेगा चेहरा, मुरझा हुआ। तो शरीर में कहीं भी कोई पेनिंग, दर्द नहीं है, तब चेहरे पर प्रसन्न भाव आएगा। तो ये प्रसन्न भाव मतलब सभी दुख दर्द का नाश करते हुए चेहरे पर प्रसन्न भाव लाने वाली क्रिया का नाम है कपालभाति। तो कपालभाति में सिंपल है, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, माने छींकना है। 1 सेकंड में एक छींक, 1 सेकंड में एक छींक। 1 मिनट में कितने होंगे? 60 होंगे कि नहीं? एक सेकंड में एक, ऐसे एक मिनट में 60 हो गए। तो इस हिसाब से हमें चीखते रहना है ऐसे। कितनी सिंपल क्रिया है, एकदम सिंपल है कि नहीं? उसमें कोई ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है क्या? हवा सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 छींकों के बीच में सांस अंदर अपने आप ऑटोमेटिक जाता है। हमें लेकर नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, खाली छींकते रहना है। आंखें बंद रखना है, मेरुदंड सीधा रखना है, सहजता से बैठक होनी चाहिए, ऐसे टाइट नहीं बैठना है, एकदम सिंपल, और छींकते रहना है। खाली पूरे शरीर नहीं हिलेगा, खाली पेट ऐसा हल्का सा स्ट्रोक लेगा, हल्का सा स्ट्रोक, बाकी पूरा शरीर नहीं हिलेगा। और अपान मुद्रा लगानी है, अपान मुद्रा, आवाज आ रही है पीछे? अपान मुद्रा लगानी है ऐसे। मन में एक पवित्र चिंतन रखना है, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। संपूर्ण शरीर की क्या हो रही है? शुद्धि हो रही है। इस चिंतन के साथ कम से कम 5 मिनट निरंतरता से करेंगे तो लाभ की शुरुआत होगी। लेकिन शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करनी है, 2 मिनट से शुरुआत करनी है, 3 मिनट से करनी है, फिर धीरे धीरे अपना स्टैमिना बढ़ाकर 5 मिनट तक लेके जाना है। और 5 मिनट जब हम निरंतरता से करेंगे तो लाभ की शुरुआत होगी। लाभ कौन सा होना है? पाचन, शोषण और विसर्जन सही होना है। तो ये कार्य संभव होगा जब हम कम से कम 5 मिनट करेंगे, और 5 मिनट से फिर ज्यादा करेंगे, करते रहेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। तो इसके लिए अपान मुद्रा लगाकर सब करेंगे। करते जाओ और सुनते जाओ। अपने लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, यानी छोटे छोटे बलून है, छोटे छोटे बलून है। कितने बलून है? 7 करोड़ 20 लाख। तो ये बलून के अंदर सालों साल हम छोटा छोटा सांस लेने के कारण कार्बन जाम हो चुका है, कार्बन। तो हम जोर से झटका मार रहे हैं बाहर हवा का, तो इसके साथ कार्बन निकल रहा है, तो हमारे लंग्स की शुद्धि हो रही है। संपूर्ण शरीर में जो भी बीमारी है, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, शरीर में चाहे जो भी बीमारी है, उन समस्त बीमारियों का नाश करने वाली एकमेव प्रभावी क्रिया है कपालभाति। इसके लिए उसे ज्यादा करना है। मैं कितना करता हूँ मालूम है? रोज 10,000
एक बार शुरुआत की 10,000 खत्म करने के बाद ही मैं बंद करता हूँ। 3 बजे उठता हूँ, 10,000 कपालभाति करके बाद ही मैं बाहर निकलता हूँ। 10,000 मुझे 1.5 घंटा लगता है। मेरा स्पीड ज्यादा हो गया है 25 साल में, 120 150 होता है मेरा। लेकिन आपने नहीं, शुरुआत में नहीं करना है, शुरुआती में 60 ही करना है। वो धीरे धीरे बढ़ जाता है स्पीड। 180 होगा, 100 होगा, 120 होगा, 150 होगा, 200 भी हो सकता है। इस प्रकार से कपालभाति आप जितना ज्यादा करोगे उतना आरोग्य संपन्न रहोगे। शरीर में कोई भी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी मेरी ठीक हुई है। 50 की उम्र में मुझे थ्रोट कैंसर हुआ था, वो ठीक हुआ बिना दवा से। एक भी दवा नहीं ली, घर के बाहर नहीं निकला, टीवी के सामने बैठकर कपालभाति किया, टीवी के सामने बैठकर कपालभाति किया। धीरे धीरे स्पीड बढ़ा तो 2-2.5 साल के अंदर कैंसर की बीमारी पूरी तरह से क्योर हो गई। कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन है। मेडिसिन कौन सी है? पाचन, शोषण और विसर्जन। और उसके लिए क्रिया कौन सी है? कपालभाति। कौन सी क्रिया है? कपालभाति। 50 की उम्र में कैंसर हुआ था, 2-2.5 साल के लिए कपालभाति से कैंसर, कपालभाति अनुलोम विलोम से कैंसर ठीक हुआ। और फिर लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। पिछले 22-25 साल से लोगों को सिखा रहा हूं। रोजाना कम से कम धीरे धीरे बढ़ाकर आधा घंटा कपालभाति करनी है। कितनी? आधा घंटा कपालभाति। सारी बीमारियों को नाश करना है तो आधा घंटा कपालभाति रोज करना है। अब कपालभाति करते समय हमने आपान मुद्रा लगाई है। आपान मुद्रा, शरीर डिटॉक्स होता है। शरीर के अंदर जो भी विजातीय पदार्थ है वो बाहर निकल आते हैं जब हम अपान मुद्रा लगाते हैं। अब ये एक अपान मुद्रा लगाने से क्या होगा? शरीर का डिटॉक्स होगा। शरीर जो भी विजातीय तत्व है शरीर के बाहर निकलेंगे। और हम ये कपालभाति पाचन के लिए कर रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ देखो 5 प्राण काम करते हैं। यहाँ उदान प्राण काम करता है, या मुख्य प्राण काम करता है, या समान प्राण काम करता है, और नाभि के नीचे अपान प्राण, और संपूर्ण शरीर में व्यान सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का कार्य व्यान प्राण द्वारा होता है। यहाँ उदान या मुख्य प्राण, पेट में समान प्राण पाचन वाला काम, और नाभि के नीचे अपान, और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम कौन करता है? व्यान। कौन सा? व्यान। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण अपने शरीर में कार्य करते हैं। तो पाचन के लिए हम कपालभाति कर रहे हैं। तो ये समान वायु मुद्रा है। देखो ऐसे समान वायु मुद्रा, 5 उंगली इकट्ठा करके, ये मुद्रा का नाम क्या है? समान वायु मुद्रा। तो ये समान वायु मुद्रा लगाकर हम कपालभाति करेंगे। तो इससे पाचन तो होगा, पाचन सही होगा, लेकिन उसको और बल मिलेगा ये समान वायु मुद्रा लगाएंगे तो। पेट में कौन सा प्राण काम कर रहा है? समान। कौन सा वायु काम कर रहा है? समान प्राण। तो ये समान वायु मुद्रा लगाएंगे तो पाचन और भी ठीक होगा। समान वायु मुद्रा ध्यान रहेंगे ना? समान वायु मुद्रा, 5 उंगली। और यहाँ कौन काम कर रहा है? यहाँ पर उदान। तो ये उदान वायु मुद्रा है। 4, 1 उंगली छोड़ दिया,
एक उंगली छोड़ दिया, ये उदान वायु मुद्रा। ये उदान वायु मुद्रा जब हम कपालभाति करते समय रखेंगे, उदान वायु मुद्रा, तो कहाँ का कार्य सही होगा? ये टावर हाउस है, ये टावर हाउस का काम बराबर रहेगा। जब हम कपालभाति करते समय 1-1, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट ये उदान वायु मुद्रा लगानी है। पहले तो समान वायु मुद्रा 2-4 मिनट लगाइए, फिर उदान वायु मुद्रा लगाइए और कपालभाति करते रहो। केवल छींकना है नाक से। जितनी ज्यादा करेंगे उतना शक्तिशाली शरीर बनेगा, बुद्धिमान भी बनेगा, गुण कौशल्यवान भी बनेगा, पूरा लाभ मिलेगा इससे। कौन सी मुद्रा लगाइए अभी? उदान वायु मुद्रा। सबका आवाज आना चाहिए। अब कौन सी वायु मुद्रा कौन सी लगाइए? कहाँ पर इफेक्ट होगा? टावर हाउस पे। ये टावर हाउस है अपना, इसके द्वारा पूरा नियंत्रण चल रहा है ना शरीर का और जीवन का। तो ये टावर हाउस का काम अगर सही होना है तो कौन सी मुद्रा लगाएंगे? उदान वायु मुद्रा। ऐसे 4 उंगली इकट्ठा करके ऐसे। और पाचन को ठीक करना है तो समान वायु मुद्रा, ऐसे 5 उंगली समान वायु मुद्रा। और शरीर को डिटॉक्स करना है तो अपान वायु मुद्रा, बीच वाली 2 उंगली अपान वायु मुद्रा, ये शरीर को डिटॉक्स करना है। समझ में आया? अपान वायु मुद्रा, शरीर को डिटॉक्स करना है। अपान वायु कहाँ काम कर रहा है? नाभि के नीचे। तो मलमूत्र द्वारा विसर्जन होता है, मतलब शरीर डिटॉक्स होता है कि नहीं? तो अपान वायु स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए अपान वायु मुद्रा। ये शरीर की शुद्धि। रुकेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। कपालभाति समझ आया? अभी कपालभाति कोई बोलेगा? कपालभाति का कोई अर्थ नहीं है। कपालभाति माने चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया, उसका नाम है कपालभाति। चेहरे पर चमक कब आएगी? जब पूरे शरीर में सर से बाल से लेकर पांव के नाखून तक कोई दुख दर्द नहीं है। ये दुख दर्द खत्म करके चेहरे पर प्रसन्न भाव लाने वाली क्रिया, उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति जितना ज्यादा करोगे उतना अधिक लाभ होगा। मैं तो 10,000 कर रहा हूँ रोजाना, तो पेट अपना सही रहता है। पेट सही रहता है। पेट अपने मुट्ठी में आना चाहिए। पेट अपनी मुट्ठी में आना चाहिए। ऐसा देखो, बताया। ट्राई करो, तालियां मत बजाओ, ट्राई करो। ऐसे मुट्ठी में आना चाहिए पेट। आ रहा है? आ रहा है बेटी का, आ रहा है। हाँ, इन दोनों बेटी का भी आ रहा है। ऐसा मुट्ठी में आना चाहिए। पेट में खाली अपने अवयव रहने चाहिए, उसमें कचरा नहीं चाहिए। कचरा है तो ये ऐसा नहीं होगा। पेट में खाली क्या चाहिए? अपने शरीर के अंग चाहिए। कचरा भरा है तो ये हाँ मुट्ठी में नहीं आएगा। ऐसे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं? पूरा सांस पहले अंदर भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। और जब तक हम बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है, पूरा टाइट करके रखना है। फायदा मैं बताऊंगा, पहले मेरी तरफ देख लो। सांस छोड़ने की इच्छा, वो छोड़ देना है।
ज्यादा टाइट नहीं रखना है, जबरदस्ती रोकना नहीं है। जितना ज्यादा रोकेंगे उतना अधिक लाभ होगा, लेकिन जबरदस्ती रोकना नहीं है। ऐसा ना हो कि एक बार रोक दिया, रुक ही गया, दोबारा खुला ही नहीं, तो क्या होगा? साधक हॉस्पिटल में और गुरुजी जेल में, है ना? किसने सिखाया बोले इसको? तो बाह्य प्राणायाम जितना भी ज्यादा करेंगे उतना हम आरोग्य संपन्न भी रहेंगे, हमारा शरीर शक्तिशाली बना रहेगा, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं रहेगी। जो भी कमजोरी के लिए, महिला हो पुरुष हो, शरीर की कमजोरी के लिए बाहर से दवा ले रहे, कोई जरूरत नहीं है। ये बाह्य प्राणायाम अगर हम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुण कौशल, अरे किधर किधर होगा तो तुम ये जरूर नहीं, जरूर। तो अपना क्या चल रहा है? बाह्य प्राणायाम। देखो, बाह्य प्राणायाम में इतनी शक्ति है, शांति से सुनो। बाह्य प्राणायाम हम जितना ज्यादा करेंगे, अपनी मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति। ये कुंडलिनी शक्ति अपने पहले लाखों करोड़ों जन्म से अच्छे बुरे अनुभव कैरी फॉरवर्ड करके लेके आई है। अरे खरखर करे लागला, नाम ठेवा तिकडे। बाह्य प्राणायाम का महत्व जानिए। क्रिया साधारण है लेकिन असाधारण लाभ है। कुंडलिनी शक्ति अपने अनेकों पहले जन्म से अच्छे बुरे अनुभव अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके आई है। तो वो जो अनुभव है, वो अनुभव का हमें लाभ उठाना है, लेकिन उसके लिए कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होना जरूरी है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होना आवश्यक है। और उसके अंदर जो शक्तियां है, शक्तियां कौन कौन सी है? शक्ति है, बुद्धिमत्ता है, गुण कौशल्य है, ज्ञान है, प्रेम भाव है, सहनशीलता भाव है। सहनशीलता भाव समाहित करने की शक्ति है, और एकात्म भाव है। एकात्म भाव माने संगठित रहना, मिलजुल कर रहना। तो इतने सारे गुण हमारे कुंडलिनी शक्ति के अंदर है। इसके लिए हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, और उसके अंदर जो गुण कौशल्य है, ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, वो ऊर्ध्वगामी बनानी है। ऊर्ध्वगामी बनानी है, ऊपर उठानी है, और अपने लिए वो उपयोगी बनानी है, अपने शरीर के लिए और अपने जीवन के लिए उपयोगी बनानी है। छोटे बच्चे अगर पहले से ये बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करेंगे तो अपने स्कूल में हमेशा टॉपर बने रहेंगे, नंबर 1 बने रहेंगे। लेकिन एक ही दिन में 21 बार नहीं कराना है। कुछ लोग ऐसा भ्रम करते पहले से चलो एग्जाम है, अच्छा हुआ गुरुजी ने बताया इसको बुद्धिमान बनाना है, पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील बनाना है, तो पहले दिन से 21 बार बाह्य प्राणायाम कराएंगे तो पेट में बिगाड़ हो जाएगा। 3 बार से महीना भर करो, फिर 5 बार महीना भर करो,
फिर 11 बार महीना भर करो। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 51 बार भी कर सकते हैं, 101 बार भी कर सकते हैं। समझ में आया? बाह्य प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। जिसको भी शक्तिशाली बनना है, बुद्धिमान बनना है, ज्ञानवान बनना है, गुण कौशल्यवान बनना है, प्रेम का महासागर बनना है, तो ये कितनी बार करना है? 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार तक कर सकते हैं। शक्तिशाली शरीर बनेगा। तो अब करेंगे, 3 बार करेंगे। समझ में आया ना? तीन बार करेंगे। सांस पहले अंदर भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़ना है, बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है, पेट को छाती की तरफ खींच के पूरी ताकत लगाकर खींच के रखना है। जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ है, ध्यान रहे। इसके कोई मर्यादा नहीं है। 101 बार तक कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है, ध्यान रहे। नहीं तो शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली बनना है। पहले दिन से 51 बार, 101 बार करना शुरू करेगा, पेट खराब होगा, पेट बिगड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाना है, तो अपना पेट सही रहेगा और शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी, शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी। पेट अपना देखो ऐसे ऐसे पकड़ में आना चाहिए, पीछे से ऐसे पकड़ में आना चाहिए। बद्ध पद्मासन, इसको क्या बोलते हैं? बद्ध पद्मासन। बहुत सारी स्त्री रोग, महिला के हो, जो यौन रोग है, उसमें पूरा लाभ होगा। ये ऐसे बैठना है और फिर क्या करना है? ऐसे करना है। ऐसे, और यहाँ कपालभाति करना है ऐसे। समझ गए? बाह्य प्राणायाम शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बननी चाहिए, ऊपर उठानी चाहिए। आपको पता है कुएं में पानी होता है, कुएं में पानी है, होता ही नहीं पानी। कुएं में क्या होता है? पानी होता है। ऊपर फसल होती है, ऊपर क्या होता है? फसल होती है। किसान अगर फसल में घूम घूम कर बोलेगा, भाई लोग अपने कुएं में भरपूर पानी है, हरा भरा रहो, कुएं में भरपूर पानी है, हरा भरा रहो, रहेगा क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पानी निकाल, कुएं में से ऊपर पानी उठाने के लिए इंजन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंजन लगाना पड़ेगा, पानी ऊपर उठाना पड़ेगा, और तब खेत में जाएगा, तब फसल हरी भरी रहेगी। तब उनको बोलना नहीं पड़ेगा हरा भरा रहो, हरा भरा रहो, वो अपने आप हरा भरा रहेंगे। तो समझ गए? ये कुंडलिनी शक्ति, अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, तब अपना पूरा शरीर हरा भरा रहेगा। समझ में आया? ऊपर उठाना चाहिए। आप कपालभाति तो कर दिया, एनर्जी निर्माण हो गई, लेकिन एनर्जी को ऊपर भी उठाना पड़ेगा। तो ये ऊपर उठाने के लिए क्या करना है?
बाह्य प्राणायाम करना है। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं उतना करना है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। इतना ध्यान रख के धीरे धीरे बढ़ाना है। तो बाह्य प्राणायाम समझ गए सबको। बाह्य प्राणायाम हमें शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अपने जीवनोपयोगी बनाना है, अपने कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है। माने कुंडलिनी शक्ति जो अनुभव कई सारे जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आई है, उसे उपयोगी बनाना है अपने लिए और अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। ये सारे जो अनुभव साथ में लेके आई अनेक जन्म से, वो कुंडलिनी शक्ति कैरी फॉरवर्ड करके लेके आती है, लेकिन उसे एक्टिवेट करके उनके अंदर जो अनुभव शक्तियाँ है उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। इसके लिए हमें करना है, बोलो, बाह्य प्राणायाम। तुरंत आना चाहिए, बाह्य प्राणायाम करना है। अभी बाह्य प्राणायाम के बाद थोड़ा अग्नि को बढ़ाने के लिए एक बीच में क्रिया है, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया अग्नि को बढ़ाने के लिए एक अग्निसार क्रिया है। वो सांस अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देना है, ऐसे। करो, 3 बार करेंगे। तीन बार, 5 बार, जितना ज्यादा करेंगे। पूरे योग साधना का लक्ष्य क्या है हमारा? पूरी योग साधना में लक्ष्य क्या है आखिरी? पाचन, शोषण और विसर्जन। बार बार भूल जाते हैं। पूरी योग साधना का आखिरी लक्ष्य क्या है? पाचन, शोषण और विसर्जन। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि होगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। टाइम काय झाला? 7:30. अजून वेळ आहे. अग्निसार क्रिया, ये प्राणायाम नहीं है, अग्निसार क्रिया है। अग्निसार क्रिया 8 प्राणायाम है। 8 प्राणायाम कौन कौन से है? पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, चौथा उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई, फिर 5वां अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मरी, फिर उद्गीत और आखिरी प्रणव ध्यान अवस्था। ये 8 प्राणायाम है। 8 प्राणायाम हमें रोजाना करना है। 8 प्राणायाम रोजाना करना है। तो अग्निसार क्रिया हुई। ये अग्निसार 8 प्राणायाम में नहीं है, वो अलग से है, क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। वो खाली अग्नि को बढ़ावा देने के लिए है, पाचन ठीक करने के लिए। अभी उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में थायराइड के लिए है। उज्जाई प्राणायाम किसके लिए है? थायराइड का कार्य ठीक होना है। T3, T4, TSH हार्मोन सही होने के लिए हमें कपालभाति करते समय ये थायराइड का पॉइंट है। देखो, ये थायराइड का पॉइंट है, ये ऐसे पकड़ना है। जब हम कपालभाति कर रहे हैं तब ऐसे पेट में एक स्ट्रोक लगेगा, यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा, ऐसे। और हाथ नीचे रख सकते हैं ऐसा। मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा रखा है, ये ऐसे दोनों हाथों में 1-1, 2-2 मिनट
कपालभाति करते समय ऐसे थायराइड का T3, T4, TSH हार्मोन सही रहेंगे ऐसे। नहीं तो कई लोग घर में भी ऐसा करते हैं, ऐसा करने लगते हैं। ऊपर रखने की कोई जरूरत नहीं, नीचे रखना है आपको दिखाने के लिए। कभी कभी लोग गड़बड़ करते हैं। मैंने ऐसे माइक रखा, ऐसा रखा था और मैं हाथ का व्यायाम कर रहा था ऐसा, तो वो बंदा घर में बेलन लेके ऐसा लिया, बेलन लेके फिर ऐसा ऐसा कर रहा है। बीबी बेलन ढूंढ रही, बेलन कहाँ गई? ये महाराज लेके बैठे, बोले बेलन हाथ में क्यों रखा है? बोले अभी गुरुजी ने तो माइक रखा था ना, तो मैंने बेलन रखा है। तो ये जरूरी नहीं है, जब मतलब माइक तो आवाज के लिए रखा है, वो बेलन रखने की जरूरत नहीं है। दोनों हाथों से करना है ऐसे, समझे? तो ऐसे मैंने जब ऐसे दिखाया तो कोई ऐसे बैठ के करता है। थायराइड के लिए पहला तो कपालभाति है। थायराइड T3, T4, TSH हार्मोन्स, ये विशुद्धि चक्र है, ये प्यूरिफिकेशन सेंटर है। क्या है? प्यूरिफिकेशन सेंटर है। आचार, विचार, उच्चार, वाणी, व्यवहार पवित्र अगर बनना चाहते हैं तो हमारा थायराइड ठीक होना चाहिए, विशुद्धि चक्र ठीक होना चाहिए। और उसके लिए क्या क्या करना है? पहला कपालभाति, कपालभाति के साथ साथ ये थायराइड का पॉइंट है दोनों। फिर उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है पता है? मुंह बंद रख के नाक से हवा लेनी है, गला सिकुड़कर गले से आवाज होगा, हवा भरनी है। पूरा भरने के बाद अपनी टोड़ी ऐसी कंठकूप में लगानी है और वहीं पर रुकना है। जितना रोक पाते हैं उतना रुकना है। और फिर जब रोकने की क्षमता खत्म हो, ये जालिंदर बंद छोड़ना है और राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से हवा छोड़ देना है। जितना होता है उतना ही करना है, जबरदस्ती ज्यादा रोकना नहीं है। मैं पहले करके दिखाता हूँ। ये उज्जाई प्राणायाम, ये उज्जाई प्राणायाम जैसे बाह्य प्राणायाम का ज़्यादा लाभ है, वैसा ही ये उज्जाई प्राणायाम का भी लाभ है। विशुद्धि चक्र, अगर थायराइड T3, T4, TSH हार्मोन सही होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है, संवाद क्षमता। जो गायक है उसकी गायकी अच्छी बनेगी, जो शिक्षक है, लेक्चरर है, प्राध्यापक है, उसकी लेक्चरशिप अच्छी बनेगी, जो नेता है उसका वक्तृत्व अच्छा बनेगा। मैंने वाणी में कोई अवरोध नहीं रहेगा, जैसे कई बच्चे ऐसे हकला कर तुकला कर बोलते हैं ना, वो भी नहीं रहेगा। वाणी प्रभावशाली बनेगी। प्रेजेंटेशन, आप कहीं कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हैं ना, आज मेरा प्रेजेंटेशन है अमुक एक सब्जेक्ट पर प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन अगर प्रभावी करना है तो हमारा विशुद्धि चक्र सही होना चाहिए। हमारी वाणी, आचार, विचार, व्यवहार, वाणी पवित्र बनानी है तो हमारा ये विशुद्धि चक्र सही होना चाहिए। विशुद्धि चक्र अगर सही है तो हम जो बोल रहे हैं लोगों को सुनने की इच्छा रहे, मतलब लोगों का ऐसा लगे कि सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। वो कब होगा? जब हमारा ये विशुद्धि चक्र सही होगा। वाणी प्रभावशाली बनेगी, वाणी पवित्र बनेगी। नेता भी गलत आश्वासन नहीं देगा। जिस नेता का थायराइड सही है वो गलत आश्वासन नहीं देता। आजकल गलत आश्वासन देते कि नहीं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, बोलते रहते हैं, बाद में देते ही क्या सब। मानो उनका विशुद्धि चक्र खराब है। क्या है? विशुद्धि चक्र बिगड़ा हुआ है।
वो विशुद्धि चक्र सही है तो वक्तृत्व सही होगा, वाणी पवित्र बनेगी, हमारा प्रेजेंटेशन सही रहेगा, हमारे संवाद क्षमता सही रहेगी, हम जो बोल रहे लोगों को समझ में आएगा और लोग जो पूछ रहे वो भी हमारे समझ में आएगा। प्रभावशाली वाणी, संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन पावर, समझ रहे हैं ना, कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन पावर अगर सही रखनी है, शरीर में हार्मोनल बैलेंस, संपूर्ण शरीर, ये मैनेजर है, ये थायराइड कौन है, मैनेजर है, संपूर्ण शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का ड्यूटी इसकी दी है भगवान ने, थायराइड की। तो कितना महत्वपूर्ण है और उसे ठीक करने के लिए क्या क्या करना है, कपालभाति, फिर ये पॉइंट, फिर उज्जाई प्राणायाम। तो अब उज्जाई समझ में आया तो सब लोग 2 बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। जब सुना, जब तक अपना लंबाई साध्य नहीं होती है, दीर्घ ले नहीं सकते, तब तक क्या करना है, थोड़ा थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना है, 1-1, 2-2 मिनट ऐसा। ऐसे 10-15 बार, जब भी घर में याद आए, खाने पीने की उसमें कोई मर्यादा नहीं है, मतलब खाने के बाद कब करना है, खाने के पहले कितना करना है, कोई नहीं। जब आपको याद आए तब आपने 10-15 स्ट्रोक लगाने, फिर आधा 1-2 घंटे के बाद अगर दोबारा याद आए तो और दोबारा करना है। जितना ज़्यादा करोगे उतना विशुद्धि चक्र सही रहेगा। ये प्यूरिफिकेशन सेंटर है, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने वाला मैनेजर है। अभी मैनेजर ही बिगड़ा हुआ है तो हार्मोनल बैलेंस रहेगा कि शरीर में, मैनेजर सही चाहिए। तो अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, सही ढंग से करो। ये छोटा छोटा वाला कोई करता है तो मत करो, लोगों को लगेगा ये बता रहे अलग और कर रहे लोग अलग, जो शिक्षक है वही अलग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। राइट नोस्ट्रिल भर के बंद करके लेफ्ट से हवा छोड़ देनी है। इसमें देखो 2 बंद लगते हैं, एक पहला तो अपनी टोड़ी कंठकूप में लगानी है, जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड के कार्य में सुधार होने के लिए मदद होगी। और दूसरा बंद लगेगा, नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेंगे तो मूल बंद लगेगा। इसमें खाली 2 ही बंद लगते हैं। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद, कल बताएंगे। लेकिन यहाँ उज्जाई प्राणायाम में कितने बंद लगते हैं, 2 बंद लगते हैं, एक जालिंदर बंद और एक मूल बंद, नाभि का निचला भाग ऊपर खींच के ऐसे। तो उज्जाई प्राणायाम का महत्व समझ में आया सबको। उज्जाई प्राणायाम सही है, उज्जाई प्राणायाम अगर सही है, या थायराइड अगर सही है, उसके लिए कपालभाति, कपालभाति के बाद थायराइड का पॉइंट, फिर उज्जाई प्राणायाम, और फिर और एक है क्रिया आसन है सिंहासन। ये करने के बाद नियमित करेंगे
तो अपना विशुद्धि चक्र, थायराइड, T3, T4, TSH हार्मोन सही रहेंगे तो हमारे शरीर में पहला लाभ अगर कोई होगा तो हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होगा। किसी भी अंग में हार्मोन्स की कमी नहीं रहेगी, ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम किसका है? थायराइड का है। अरे घुमा फिरा कर बोले, शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम किसका है? थायराइड। थायराइड मैनेजर है। अभी मैनेजर ही बिगड़ा हुआ है। मैनेजर खाली फैक्ट्री में इधर उधर दारू पी के घूम रहा है तो स्टाफ काम करेगा क्या? करेगा क्या काम? वो भी उनके जैसे झिंगते रहेंगे। तो ये हमारा मैनेजर सही होगा तो पूरे शरीर के जो स्टाफ है वो बराबर काम करेगा, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल बैलेंस रहेगा। ये थायराइड का T3, T4, TSH हार्मोन सही रहना चाहिए। और उसके लिए क्या क्या करना है? कपालभाति, थायराइड का पॉइंट, उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन, ये करने के बाद निरंतरता से करना चाहिए। योग साधना में देखो, विधि सही होनी चाहिए। पहला क्या है? विधि सही होनी चाहिए, बराबर क्रिया होनी चाहिए। फिर समय प्राप्त होना चाहिए, मतलब उतना बार जितना बताया, जैसे कपालभाति आधा घंटा होना चाहिए तो आधा घंटा होना चाहिए, समय बराबर होना चाहिए। फिर निरंतरता होनी चाहिए, म्हणजे खंड नहीं होना चाहिए। 2 दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन किया 8 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज रोज करना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे? निरंतरता। क्या बोलेंगे? निरंतरता। और चौथा पॉइंट है एकाग्रता। एकाग्र होना चाहिए। जो क्रिया हम कर रहे हैं उसी क्रिया द्वारा जो लाभ मिलना है वो लाभ मुझे मिल रहा है, मेरा थायराइड सही हो रहा है, ये मन में चिंतन होना चाहिए। ना कि अभी जाते समय घर में क्या क्या कमी है, कौन सी सब्जी कमी है, अदरक है क्या नहीं है, लहसुन है क्या नहीं है, ये सोच सोच कर करने से फायदा नहीं होगा। नहीं तो यहाँ तो बैठे योग क्रिया कर रहे हैं लेकिन विचार घर का चल रहा है, लहसुन है कि नहीं, प्याज है कि नहीं है, जाते समय क्या क्या लेना है उसकी मन में लिस्ट बना रहे, तो ऐसा फायदा नहीं होगा। काम विचार वही होना चाहिए कि जो क्रिया कर रहे उस क्रिया से मैंने जो फायदा बताया वो फायदा मुझे हो रहा है, मेरे T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस हो रहे, मेरा विशुद्धि चक्र सही हो रहा है। कोई भी चिंतन करो लेकिन उस अंग के फायदे के बारे में सोचो, ना कि घर के भाजी पाला के बारे में सोचो, आज कौन सी सब्जी करनी है, ये वो यहाँ नहीं सोचना है। एकाग्रता। तो 4 पॉइंट कौन से हैं? विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता। 4 तत्व है, 4 तत्व होने चाहिए बराबर। समझ में आया? तो उज्जाई प्राणायाम के बाद अब करेंगे सिंहासन। आइए, सिंहासन सबको पता है, ऐसे जोर से दहाड़ना है। जिनको पता नहीं वो देखो पहले। जितना चिल्लाना हुआ यही चिल्ला कर ले लो। ये देखो, थायराइड बहुत जरूरी है। थायराइड का सही रहना अपने जीवन के उच्च कोटि का जीवन प्राप्ति के लिए हमारी वाणी सही होनी चाहिए कि नहीं? उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करना है तो हमारी वाणी, हमारी कम्युनिकेशन पावर, हमारी संवाद क्षमता सही होनी चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए हमें ये विशुद्धि चक्र को ठीक रखने के लिए क्या क्या करना है? कपालभाति,
कपालभाति करते करते थायराइड का पॉइंट, फिर उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन। एक बार और करेंगे। ऐसे लार निकलना है अंदर। ये 8 प्राणायाम अगर हम नियमित करेंगे तो हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही रहेगा। हमें व्यायाम भी करना है। व्यायाम से हमारे हार्डवेयर ठीक होंगे, व्यायाम से हमारी हार्डवेयर ठीक होंगे, और प्राणायाम से हमारी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होंगी। प्राणायाम से क्या होगा? सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी। केवल हार्डवेयर ठीक रहने से चलेगा? सॉफ्टवेयर की फाइलें भी ओपन होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें 8 प्राणायाम करना है, रोजाना 8 प्राणायाम करना है। अभी हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अगला प्राणायाम कौन सा है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है? हम बाई नासिका से सांस लेते हैं। बाई नासिका कौन सी है? चंद्र नाड़ी है। क्या है? चंद्र नाड़ी है। तो बाई नासिका से जब हवा अंदर जाती है तो ठंडी बनकर जाती है, हमें पता नहीं चलता है। ये ऑटो सिस्टम से कार्य चल रहा है। ये बाई नासिका माने चंद्र नाड़ी से जब हम सांस जाती है तो ठंडी बनकर जाती है। और राइट वाली कौन सी है? सूर्य नाड़ी है। राइट वाली सूर्य नाड़ी है। तो राइट वाली से जब हवा अंदर जाती है तो गर्म होकर जाती है। ये भगवान ने एयर कंडीशनर बिठाया है। भगवान ने क्या बिठाया है? एयर कंडीशनर है। शरीर की जरूरत के हिसाब से अपने शरीर में अगर ज्यादा गर्मी हो गई है, ज्यादा गर्मी हो गई तो ऑटो सिस्टम से अपनी चंद्र नाड़ी चलेगी। एक समय में दोनों नाड़ी नहीं चलती है, एक समय में एक ही नाड़ी चलती है। या तो राइट वाली चलेगी या तो लेफ्ट वाली चलेगी। ध्यान रहे। तो लेफ्ट से जब हवा जाएगी तो कैसी जाएगी? ठंडी हवा। और राइट से जाएगी तो गर्म होकर जाएगी। तो शरीर में अगर ज्यादा गर्मी है तो लेफ्ट वाली ऑटो सिस्टम से चलेगी और शरीर का तापमान मेंटेन करेगा, मतलब नॉर्मल होगा। अगर शरीर के अंदर ठंडक बढ़ गई है तो सूर्य नाड़ी अपने आप चलेगी, सूर्य नाड़ी, और शरीर को गर्म किया जाएगा। मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम ये हमारा एसी एयर कंडीशनर करेगा। एयर कंडीशनर भगवान ने पहले से लगाया है। हमें लगता है कि एयर कंडीशनर का शोध मानव ने लगाया। भगवान ने ऑलरेडी फिट करके दिया है एयर कंडीशनर, शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए। अब हम अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? लेफ्ट से लेते, राइट से छोड़ते, राइट से लेते, लेफ्ट से छोड़ते। तो गर्म ठंडी हवा जाएगी कि नहीं? गर्म ठंडी हवा जाएगी। कहाँ पर जाएगी? अपने 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है फेफड़ों के अंदर। लंग्स के अंदर कितने वायु कोश है? 7 करोड़ 20 लाख। छोटे छोटे बलून है। अभी इतने से लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख बलून है, छोटे 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 बलून। तो इस बलून के अंदर सालों साल हमने कभी ये योग नहीं किया, तो हमारे बलून्स के अंदर, वायु कोशों के अंदर कार्बन भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? कार्बन भरा पड़ा है। इसके लिए हम ज्यादा वायु नहीं ले सकते। हम लेना चाहेगी तो भी कार्बन से भरे पड़े, तो ज्यादा वायु हम समाहित नहीं कर पाते हैं। ज्यादा वायु समाहित करने के लिए हमें लंग्स की शुद्धि होनी चाहिए। लंग्स की शुद्धि कब होगी? जब हम अनुलोम विलोम करके ठंडी गर्म हवा छोड़ेंगे। ठंडी गर्म, आप बोलेंगे ठंडी गर्म हवा छोड़ने से वायु कोश की शुद्धि कैसी होगी? आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। कोई नट बोल्ट बहुत सालों से खोला नहीं और आप खोलने जाएंगे
पाना टूट जाएगा लेकिन नट बोल्ट नहीं खोलेगा। लेकिन वही नट बोल्ट अगर आप उसको तपाएंगे, अग्नि में रखेंगे और तपाएंगे और फिर बाहर निकालकर ठंडा करेंगे तो बोल्ट हाथ से निकलेगा कि नहीं? क्यों निकलेगा? क्योंकि अंदर का कचरा गर्म ठंडे होने से वो निकल गया। गर्म ठंडा होने से, गर्म होकर ठंडा होने से वो जो अंदर कचरा था सालों साल जमा हुआ था वो कचरा निकल जाएगा और नट बोल्ट पानी से नहीं खुल रहा था वो हाथ से खुल जाएगा, हाथ से खुल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो वायु कोश है 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनके अंदर बार बार गरम ठंडी हवा जाकर वो अंकुंचन प्रसरण, ये कार्बन टूट जाएगा और नाक से बाहर निकल आएगा और संपूर्ण 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश की शुद्धि होगी। और हम उस समय ज्यादा वायु लेंगे और ज्यादा वायु में से ज्यादा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। बरोबर, ज्यादा वायु लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और हमारी जरूरत क्या है? ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसके लिए हमें अनुलोम विलोम द्वारा हमारे लंग्स की शुद्धि करनी है। तो सांस लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इतना सिंपल है। तो शुरू करो। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। जितना लंबा ले सकते हैं उतना लंबा लेना है, जितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना लंबा छोड़ना है। रुकेंगे। दिन में कभी भी आपको याद आए, ट्रेन से जा रहे, आराम से बैठकर या खड़े होकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ऐसा ट्रेन से आते जाते, घर से स्टेशन पर जा रहे तो लंबा सांस ले लो, भस्त्रिका करो, लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो, भस्त्रिका प्राणायाम करो। जितनी सांसों की लंबाई बढ़ेगी उतना अपना आरोग्य सही रहेगा। और जब आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं तो अनुलोम विलोम करो। ऐसा इस खान पान की कोई गड़बड़ी नहीं, इसमें कपालभाति के लिए खान पान की गड़बड़ी है। 4-5 घंटे हो गए तभी कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है। खान पान हुआ है तो करे का ना करे, भस्त्रिका तो करना ही पड़ेगा। भस्त्रिका नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऊपर चले जाएंगे। भस्त्रिका तो करना ही है, खाली जो गलत हो रहा है वो सही करना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। तो चलते फिरते भी कर सकते, कपालभाति भी कर सकते, लंबा सांस भी ले सकते। लेकिन जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े, ट्रेन में खड़े हैं या बैठे, अनुलोम विलोम करते जाओ। आपको देख के बाकी पड़ोस वाले भी करेंगे, बोलेंगे चलो इसके साथ हम भी करते हैं, तो उनको भी लंग्स की शुद्धि होगी। अनुलोम विलोम से द्वारा लंग्स की शुद्धि होगी। लंग्स की शुद्धि होगी तो नाक से ज़्यादा वायु ले पाएंगे और ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेंगे।
जब वायु कोश 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश शुद्धि होंगी उनकी, कार्बन नहीं रहेगा, तो नाक से हम लंबा सांस ले रहे तो ज्यादा वायु जाएगा, और ज्यादा वायु में से ज्यादा ऑक्सीजन कौन शोषित करेगा? भूल गए? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन लंग से कौन ऑब्जर्व करता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए 14 के ऊपर होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए, तब वो पर्याप्त ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्सॉर्ब करेगा? लंग से। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, कहीं ध्यान बाहर तो भटक नहीं रहा है। हम नाक से वायु लेंगे, नाक से वायु लेंगे, कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। वहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा और कहाँ भेजेगा? सारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन देगा। 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन कौन देगा? हीमोग्लोबिन देगा। मतलब घुमा फिरा के पूछे तो वो गड़बड़ हो जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन देगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? लंग से लेगा। और लंग्स में कहाँ से आएगा? हम नाक से सांस ले रहे हैं, वहाँ सांस नाक से ऑक्सीजन ले रहे कि वायु ले रहे? वायु ले रहे। डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने की व्यवस्था है क्या? वायु ले रहे। वो वायु लंग्स में जाएगा और वहां से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा कौन? हीमोग्लोबिन। ऐसा मत करो। नाक से वायु लिया, वायु कहाँ गया? लंग में, बराबर। वहां से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किया किसने? हीमोग्लोबिन। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और ये कहाँ देगा? 37 ट्रिलियन सेल्स को, पूरे शरीर को सप्लाई देगा ऑक्सीजन का, एक एक सेल को। और वहाँ एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, अलग अलग हार्मोन्स निर्मिति का सॉफ्टवेयर है, अलग अलग हार्मोन्स निर्मिति का सॉफ्टवेयर है। वही हार्मोन्स बनेंगे, अलग अलग हार्मोन्स बनेंगे। ऐसा तो होता है कभी? सुबह सुबह बच्चा उठा, माँ मुझे कान से दिखाई दे रहा है और नाक से सुनाई दे रहा है। ऐसा होता है क्या? क्योंकि हार्मोन्स अलग है, हार्मोन्स अलग है, प्रोग्राम अलग है। तो पूरे शरीर का अलग अलग प्रोग्राम है, तो इसके अनुसार हार्मोन्स बनेंगे। तो समझ में आया? अनुलोम विलोम द्वारा हमारे लंग्स की शुद्धि हो रही है, 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों की। और वायु कोशों की शुद्धि के कारण ज्यादा वायु जाएगा, ज्यादा वायु में से ज्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगा और पूरे शरीर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। शरीर में कोई दुख दर्द नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। हार्मोनल बैलेंस रहेगा। क्या होता है? हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस होना चाहिए। चलो अब आज यहाँ पर ये रुकते हैं। सभी को ओम, सबका धन्यवाद। आइए शांति पाठ लेके ओम सभी।